इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह। आज विस्तृत चर्चा इनसे करेंगे, लेकिन बीओडी की जो बैठक थी आज सर क्या बैठक थी और बड़े महत्वपूर्ण फैसले आज की बैठक में लिए गए हैं? बीओसीडब्ल्यू की बैठक थी। हमारा कामगार बोर्ड है। उस कामगार बोर्ड के अंदर जो लोग उस बोर्ड के साथ पंजीकृत होते हैं, उनके साथ जुड़े हुए मुद्दों के बारे में हम लोगों ने आज चर्चा की है। आपको इस बात की प्रसन्नता होगी कि हिमाचल प्रदेश में पहली बार कुछ स्कीमों को हमने ऐड किया है। उसमें एक पहली सबसे नंबर 1 पे स्कीम हमारी फीमेल बर्थ गिफ्ट स्कीम हमने इंट्रोड्यूस की है। हमने फीमेल बर्थ गिफ्ट स्कीम के माध्यम से एक जो बच्ची पैदा होती है, जो कामगार बोर्ड के घर में बच्ची पैदा होती है, उसके लिए हमने 51,000 रुपये की एफडी उसकी जो है वो 18 वर्ष की आयु में मैच्योर होगी, वो उसको मिलेगी। इसी प्रकार से जो मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रंस हैं उनके लिए भी हमने फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है 20,000 रुपये पर ईयर उनके लिए रखी है। विडो पेंशन, एक पेंशन तो विडो को होने पे मिलती है, लेकिन जिसने कामगार बोर्ड में रजिस्टर्ड है उस विडो के लिए 1,500 रुपया हम अलग से पेंशन देंगे। और इसी प्रकार से हॉस्टल फैसिलिटी स्कीम में हमने 15,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक उनके बच्चों को ये फैसिलिटी दी है। मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनने वाले मकान में 1,50,000 रुपया अधिकृत जो है हम उनको देंगे। आपके जो बच्चों की एजुकेशन है उसमें भी हम लोगों ने पैसा काफ़ी बढ़ाया है। पहली से 8वीं तक पहले बच्चों यानी लड़के और लड़कियों में अलग अलग पैसा मिलता था, हम दोनों के लिए बराबर कर दिया है। अब कोई भी बच्चा जो पहली से 8वीं क्लास में पढ़ता है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, उसको 8400 रुपया पर ईयर। इसी तरीके से 9 से +2 तक पढ़ने वालों को 12,000 रुपया पर ईयर। इसी तरीके से जो आपका ग्रेजुएशन करता है उसको 36,000 रुपया पर ईयर। जो पोस्ट ग्रेजुएशन करता है उसको 60,000 रुपया पर ईयर। और जो डिग्री करता है यानी जो पीएचडी करता है उसको 1,20,000 रुपया पर ईयर देते हैं। और इसी प्रकार से आपके ध्यान में ये विषय भी लाना चाहता हूँ कि लगभग 77 करोड़ रुपया हम लोगों ने केवल जो हमारे पास पंजीकृत कामगार हैं उनको हमने कोरोना के समय में जो उनको किस्तें दी हैं 3-3, उसके ऊपर 77 करोड़ रुपया हमारा खर्च आया है और लगभग 1,35,560 लोगों को उसका फ़ायदा हुआ। अब इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट आपके पास है। जो केंद्र सरकार की तरफ से सहायता राशि 110 करोड़ के रुपए की जारी की गई है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग से, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है खासकर कामगार से और इंडस्ट्री सेक्टर से रिलेटेड, कितनी राहत आपको लगता है कि इससे मिल सकती है प्रदेश को भी? केंद्र सरकार ने ये कोशिश की है कि जो कोरोना के अंतर्गत जो समस्या आई है उस समस्या से हर सेक्टर को उभारने के लिए अलग अलग प्रकार के लोन्स के बीच में क्या प्रोविज़न हो सकते हैं, उनको कितने कम इंटरेस्ट के ऊपर लोन मिल सकता है, उनको बिना गारंटी के लोन लेने की व्यवस्थाएं हुई हैं। अभी स्कीम आए को 2 दिन हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ही इसका पता लग पाएगा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कितने कामगार हैं, कितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्होंने इसका फ़ायदा लिया, कितने हमारे होटलियर्स हैं, कितने टूरिज़्म के हैं, वो तो समय के साथ ही बताएंगे। लेकिन मैं इतना ये जरूर कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार ने एक बहुत ही बढ़िया स्टेप ये उठाया है और आने वाले दिनों में इससे काफ़ी लोगों को राहत मिलेगी। एक और डिपार्टमेंट एचआरटीसी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट आपके पास है, और एचआरटीसी हिमाचल प्रदेश में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर पूरे कोरोना काल को देखें, कैसे भरपाई कर पाएंगे इस पूरे नुकसान की, और अब आगे क्या स्थिति रहने वाली है बसों की, पूरी अगर एचआरटीसी के बारे में बात करें? धीरे धीरे सारी स्थितियां सुधर रही हैं। अभी जो हमारी दूसरी लहर है उससे हिमाचल प्रदेश मुझे लगता है लगभग काफ़ी सुगम स्थिति में है। और इस समय हमारे पूरे प्रदेश के अंदर 3,719 के टोटल सर्विसेज हैं और स्टेट के अंदर 3,011 हैं। और जो इंटर स्टेट जो कि अभी हमने 1 जुलाई से चलाई हैं 708 जो इंटर स्टेट जो रूट्स हैं वो हमारे चल रहे हैं। और ये जो हमारा घाटा है इसकी भरपाई के लिए तो जब हम काम करेंगे, जो सड़क के ऊपर बस चलेगी उसी से पूरा करेंगे। हम तो यही दुआ करते हैं कि स्थितियां सुधरें और ताकि सारी की सारी बसेस को हम चलाने में सक्षम हो, तो निश्चित तौर से हम इस घाटे से उबर पाएंगे। लेकिन कोरोना काल के अंदर लगभग 105 करोड़ रुपए का घाटा एचआरटीसी को हुआ है। प्रदेश के अंदर और बाहर फेजेस में बसेस चला रहे हैं या फिर पूरा खोलने की प्लानिंग? अभी तक उसमें एसओपी जो जारी किया गया है पूरी की पूरी बसेस नहीं चली होंगी, और उसमें एसओपी में हमने 50% के ऊपर उनको चलाने की बात कही है। धीरे धीरे परिस्थितियाँ सुधरते ही हम उसको पूर्ण लोड के ऊपर चलाने की कोशिश करेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण जिला आपका है कांगड़ा, और उपचुनाव आने वाले हैं। कैसे देखते हैं उपचुनावों को? आपकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी लगी है।
निश्चित तौर पे उपचुनाव आने वाले हैं और हम लोग पूरी तरीके से तैयारी की हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने पोलिंग बूथ तक अपने कार्यकर्ताओं को पूर्ण रूप से तैयार किया है। आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार पिछले 3.5 वर्षों में आम जनमानस की मदद कर रही है, आम जनमानस के साथ खड़ी है। निश्चित तौर पे रिजल्ट अच्छे आएंगे, भारतीय जनता पार्टी की फेवर में आएंगे और हमारे लोग विधायक बनेंगे। कांग्रेस एलिगेशन लगा रही है कि कांगड़ा में सबसे ज़्यादा फूट भाजपा में है और सबसे बुरी स्थिति 2022 में होने वाली है। कांग्रेस की किसकी बात कर रहे हैं? जो पार्टी धरातल पे नहीं है, जिस पार्टी में उसके कार्यकर्ता अपने ही नेताओं के पोस्टर के ऊपर कालख लगाते हैं, आप उसकी बात कर रहे हो। वो हमें बताएंगे कि हम स्ट्रांग हैं या हम टूटे हुए हैं। जो खुद नहीं खड़े हो पा रहे वो हमारे बारे में क्या आंकलन करेंगे? भारतीय जनता पार्टी सशक्त है, पूर्ण रूप से इकट्ठे खड़ी है। पूरी पार्टी के अंदर किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है और ये आम जनमानस इस सारी चीज़ों को देखता है। जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस की हालत ख़राब है, लीडरशिप का वैक्यूम है, कोई लीडर नहीं है उनके पास। हर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में है और 2022 में दोबारा से श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार बनेगी, इतना मैं आपको विश्वास से बोल सकता हूँ। फतेहपुर से उम्मीदवार तय हो गए? नहीं, ये तो हाईकमान ही तय करेगा। उद्योग मंत्री इस वक्त हमारे साथ है विक्रम सिंह, और भाजपा काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन में है, ये कहना इनका है कांगड़ा जिला में, खासकर जो उपचुनाव है उनकी दृष्टि से। कैमरामैन लकी के साथ राजेंद्र शर्मा, ITV भारत, शिमला।